हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं गोकुल आज आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूँ क्लास 8 विज्ञान चैप्टर 10 चल रहा था किशोरावस्था की ओर। इसका आज हम पार्ट 7 पढ़ने वाले हैं। पार्ट 7 पढ़ने वाले, पार्ट 6 तक हमने इसको कंप्लीट कर लिया है। तो अगला हमारा इसमें पॉइंट होगा वो होगा लिंग हार्मोन के अतिरिक्त अन्य हार्मोन। तो अगला हमारा इसमें पॉइंट रहने वाला है वो होगा लिंग हार्मोन के अतिरिक्त अन्य हार्मोन कौन कौन से हैं, तो उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब हमें पता है कि पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन जो होता है, पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन, जो पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन होता है, ये जननांगों को उनके हार्मोन उत्पन्न करने के लिए उद्दीपित करता है। जो भी जननांग है, नर और मादा जननांग, जननांगों को हार्मोन के उत्पन्न करने के लिए उद्दीपित करता है। ठीक है, तो हार्मोन को उत्पन्न करने के लिए ये उद्दीपित करता है, ये हार्मोन जो होते हैं वो। तो पीयूष ग्रंथि एक अंतःस्रावी ग्रंथि है जो मस्तिष्क से जुड़ी होती है। तो ध्यान रखना कि पीयूष ग्रंथि है वो एक कौन सी ग्रंथि है, अंतःस्रावी ग्रंथि है। और अंतःस्रावी ग्रंथि है, इसका मतलब ये कहाँ जुड़ी रहती है, मस्तिष्क से जुड़ी रहती है। पीयूष ग्रंथि अंतःस्रावी ग्रंथि है और ये मस्तिष्क से जुड़ी रहती है। ठीक है, अब पीयूष ग्रंथि वृषण और अंडाशय के अनुसार अतिरिक्त, देखो वृषण व अंडाशय के अतिरिक्त, वृषण तो है ही, उसके साथ अंडाशय के अतिरिक्त अन्य ग्रंथियां जो है, उन ग्रंथियों के द्वारा स्रावित पदार्थ जिसे हार्मोन कहते हैं, उन हार्मोन का ये क्या करती है, नियंत्रण करती है। ठीक है, जैसे बात करते हैं थायराइड ग्रंथि की। थायराइड ग्रंथि, ठीक है। अब ये थायराइड ग्रंथि है वो श्वास नली में पाई जाती है। सबसे पहले बात करते हैं इसकी उपस्थिति। तो ये कहाँ पाई जाती है, श्वास नली में उपस्थित होती है। ठीक है, कौन उपस्थित होगी, थायराइड ग्रंथि श्वास नली में उपस्थित होती है, पहली बात। सेकंड, आपको इसमें ध्यान रखना है कि ये कौन सा हार्मोन स्रावित करती है। तो ये हार्मोन स्रावित करती है, उसका नाम है थायरोक्सिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन स्रावित करेगी, थायरोक्सिन हार्मोन का स्राव इस थायराइड जो ग्रंथि है उसके द्वारा किया जाता है। ठीक, अब ये जो थायरोक्सिन हार्मोन है, उस थायरोक्सिन हार्मोन के लिए या उनके स्राव को उद्दीपित करने के लिए आयोडीन की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होगी, आयोडीन की आवश्यकता होती है। तो जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है, उस हार्मोन के स्राव को उद्दीपित करने के लिए किस अधातु की आवश्यकता होती है, आयोडीन की आवश्यकता होती है। ठीक है, उसके बाद में एक ध्यान रखना है कि थायरोक्सिन हार्मोन की रक्त में कमी होने के कारण जो थायरोक्सिन हार्मोन है, उस हार्मोन की यदि रक्त में कमी हो जाए, ठीक है, तो रक्त में जब इस हार्मोन की कमी हो जाती है तो गला फूलकर सूज जाता है। ठीक है, कमी होने के कारण गला फूलकर सूज जाता है।
जो गला है वो फूल जाता है और फूल कर सूज जाता है, इस रोग को गलगंड रोग बोलते हैं। कौन सा रोग बोलेंगे? गलगंड भी इसको बोलते हैं, इसको घेंगा रोग भी कहते हैं, या इसको गाइटर रोग के नाम से भी गाइटर कहते हैं। तो इसे जो रोग होगा इसे गलगंड भी बोल सकते हैं, घेंगा या गाइटर रोग हो जाता है जब जो थायराइड ग्रंथि है उसके द्वारा जो स्रावित पदार्थ है जिससे थायरोक्सिन हार्मोन बोलते हैं, ये थायरोक्सिन हार्मोन की जब कमी हो जाती है, आयोडीन की पर्याप्त मात्रा उपस्थित नहीं हो, तो इससे गलगंड, घेंगा या गाइटर रोग हो जाता है। अब आगे बात करते हैं अग्नाशय ग्रंथि। तो अगली ग्रंथि है हमारी अग्नाशय ग्रंथि। अब ये अग्नाशय ग्रंथि है, उसके द्वारा कौन से हार्मोन का स्राव किया जाता है? इस ग्रंथि द्वारा इंसुलिन हार्मोन, ध्यान रखना इसमें, इंसुलिन हार्मोन का स्राव किया जाता है। ठीक है, तो इंसुलिन हार्मोन का स्राव किस ग्रंथि के द्वारा किया जाता है? अग्नाशय ग्रंथि, जो आमाशय के नज़दीक पाई जाती है, तो इसके द्वारा इंसुलिन हार्मोन का स्राव किया जाता है। ये जो हार्मोन है वो रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। ये हार्मोन रक्त में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। तो रक्त में जो शर्करा है उस शर्करा के स्तर को नियंत्रित करने का कार्य किस हार्मोन के द्वारा किया जाता है? इंसुलिन हार्मोन के द्वारा किया जाता है। ठीक है, और इस हार्मोन की कमी से मधुमेह है, जिसको डायबिटीज रोग भी बोलते हैं, मधुमेह या डायबिटीज रोग हो जाता है। किस हार्मोन की कमी से? इस इंसुलिन हार्मोन की कमी से रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है और जिसे मधुमेह, डायबिटीज की अवस्था कहते हैं। ये मधुमेह या डायबिटीज रोग हो जाता है। ठीक है, उसके उपरांत अगली जो ग्रंथि है वो ग्रंथि है एड्रिनल ग्रंथि। एड्रिनल ग्रंथि एड्रिनल ग्रंथि है, उसके द्वारा जो हार्मोन का स्राव होता है उस हार्मोन का नाम है एड्रीनलिन। एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा कौन से हार्मोन का स्राव होता है? एड्रिनलिन हार्मोन का स्राव किया जाता है। किसके द्वारा? एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा। और ये जो एड्रिनल हार्मोन होता है वो क्या करता है? रक्त में नमक की मात्रा को नियंत्रित करता है। ये जो हार्मोन होता है वो रक्त में जो नमक होता है उस नमक की मात्रा को नियंत्रित करता है। कौन करता है?
एड्रेनलिन हार्मोन। तो एक बात आपको इसमें ये ध्यान में रखनी है, ठीक है। उसके उपरांत ये क्रोध, चिंता और उत्तेजना की अवस्था में इसका जो कार्य यदि हम देखें, ये हार्मोन क्रोध, चिंता व उत्तेजना की स्थिति में, जब क्रोध की स्थिति होती है, चेतना होती है, चिंता होती है, उत्तेजना होती है, उस स्थिति में तनाव में संयोजन का कार्य करता है, यानी तनाव की स्थिति में कार्य करता है, उस स्थिति में संयोजन का कार्य करता है। संयोजन का कार्य करता है। तनाव की स्थिति में ये जो हार्मोन है वो उत्तरदायी होता है, उसमें संयोजन का इसके द्वारा कार्य किया जाता है। तो ये आपको इस हार्मोन के बारे में अच्छी तरह से याद रखने की आवश्यकता है। अब इसमें कुछ बातें हैं, जैसे थायराइड ग्रंथि और एड्रिनल ग्रंथि पीयूष ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन के माध्यम से प्राप्त आदेश के अनुसार कार्य करती है। जैसे थायराइड ग्रंथि है और एड्रिनल ग्रंथि है। अब ये दोनों जो ग्रंथियाँ हैं, उसके अलावा और भी अन्य ग्रंथियाँ हैं, ये क्या कार्य करती है? जो पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोन होता है, उस पीयूष ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोन के निर्देश या आदेश के अनुसार ये ग्रंथियाँ क्या करती है? कार्य करती है। उसके साथ साथ एक ध्यान रखना है, पीयूष ग्रंथि एक वृद्धि हार्मोन का स्राव करती है। किस हार्मोन का? वृद्धि हार्मोन, जिसे GH बोलते हैं, HGH, ह्यूमन ग्रोथ हार्मोन। ये HGH हार्मोन का स्राव करती है। कौन करती है? पीयूष ग्रंथि इस हार्मोन का स्राव करती है, जो व्यक्ति में सामान्य वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। ये जो हार्मोन है वो व्यक्तियों में सामान्य वृद्धि के लिए उत्तरदायी होता है। कौन सा हार्मोन होगा उत्तरदायी? ग्रोथ हार्मोन या वृद्धि हार्मोन, जो सामान्य वृद्धि के लिए सामान्यतः उत्तरदायी होता है। अगला हमारा जो पॉइंट रहेगा, उसमें हम पढ़ेंगे सामान्यतः कि कीट व मेंढक में जीवन चक्र पूर्ण करने में हार्मोन का योगदान। कीट व मेंढक में जीवन चक्र पूर्ण करने में हार्मोन का योगदान। कीट और जो मेंढक होता है, उनमें जीवन चक्र जो होगा उसको पूर्ण करने में हार्मोन किस प्रकार से भूमिका निभाते हैं। अब देखो, हमने पहले पढ़ा था टेडपोल। टेडपोल से जब वयस्क का निर्माण होता है, जो टेडपोल लार्वा होता है, उस लार्वा से जब वयस्क मेंढक का निर्माण होता है, तो उस निर्माण के प्रक्रम में अनेक चरण होते हैं। ठीक है, टेडपोल से वयस्क का जब निर्माण होगा तो उसमें अनेक चरण होते हैं। लार्वा से वयस्क बनने का ये जो परिवर्तन होता है, तो ध्यान रखना, लार्वा से मेंढक का जो टेडपोल लार्वा होता है, लार्वा से वयस्क बनने, जो लार्वा होता है उस लार्वा से वयस्क बनने, वयस्क होता है खासकर लार्वा से वयस्क बनने के इस परिवर्तन को कायांतरण कहते हैं।
बनने के परिवर्तन को कायांतरण कहते हैं। तो ये जो परिवर्तन होता है, इस परिवर्तन को किस नाम से जाना जाता है? कायांतरण के नाम से इस परिवर्तन को जाना जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कीटों की। कीटों में कायांतरण जो होता है वो कीट हार्मोन द्वारा नियंत्रित होता है। कीटों में जो कायांतरण की प्रक्रिया होगी वो किसके द्वारा होगी? कीट हार्मोन के द्वारा ये कायांतरण की प्रक्रिया होती है। किसमें होगी? कीटों के अंतर्गत। ठीक है, मेंढक में थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन, ध्यान रखना इम्पोर्टेंट है। मेंढक में थायराइड ग्रंथि द्वारा स्रावित हार्मोन, देखो मेंढक जो है उसकी जो थायराइड ग्रंथि है उसके द्वारा थायराइड हार्मोन थायरोक्सिन इसका नियमन करता है। स्रावित हार्मोन थायरोक्सिन इसका नियमन करता है। इसका मतलब हम क्या कह सकते हैं कि जो कायांतरण की प्रक्रिया होती है तो उस कायांतरण की प्रक्रिया में जो टेडपोल से वयस्क के निर्माण की प्रक्रिया है तो उसके लिए जो थायराइड ग्रंथि होती है उसके द्वारा एक हार्मोन होता है जिसे थायरोक्सिन हार्मोन कहते हैं। उस थायरोक्सिन हार्मोन के द्वारा इसका नियमन किया जाता है, अर्थात ये कायांतरण की प्रक्रिया इस हार्मोन के द्वारा संभव होती है। अब थायरोक्सिन हार्मोन के उत्पादन के लिए थायरोक्सिन हार्मोन के उत्पादन के लिए जल में आयोडीन की प्रचुर मात्रा अनिवार्य है। जो थायरोक्सिन हार्मोन होता है उसके लिए जल, जो समुद्री जल होता है उस जल में आयोडीन की यदि प्रचुर मात्रा है तो थायरोक्सिन हार्मोन का उत्पादन अधिक होगा, और थायरोक्सिन हार्मोन का उत्पादन अधिक होगा तो टेडपोल से वयस्क के निर्माण की प्रक्रिया है वो तीव्र गति से संपन्न होती है। यदि जल जिसमें टेडपोल वृद्धि कर रहे हैं पर्याप्त मात्रा में आयोडीन नहीं है, अब देखो यदि जल जिसमें टेडपोल परिवर्धित हो रहे हैं, यानी वह जल जिसमें टेडपोल परिवर्तित हो रहे हैं आयोडीन की पर्याप्त मात्रा नहीं है तो वयस्क मेंढक में परिवर्तित नहीं हो सकते। इस जल में यदि आयोडीन पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो मेंढक टेडपोल लार्वा से वयस्क में परिवर्धित नहीं हो सकते हैं। तो ये ध्यान रखना, आयोडीन की मात्रा पर्याप्त मात्रा में चाहिए तभी जो टेडपोल से वयस्क है उसका निर्माण हो सकता है। और यदि व्यक्ति के आहार में आयोडीन पर्याप्त नहीं है, पर्याप्त मात्रा में नहीं है तो गाइटर रोग हो जाता है।
कौन सा रोग हो जाता है? गाइटर रोग हो जाता है। तो ये आपको कुछ बातें हैं वो ध्यान में रखनी है। तो इसको देखना कि कीट और मेंढक के जीवन चक्र को पूर्ण करने में हार्मोन का योगदान। अब टेडपोल से वयस्क बनता है तो इसके अनेक चरण से उसको गुजरना पड़ता है। लार्वा टेडपोल लार्वा से वयस्क बनने के परिवर्तन को क्या बोलते हैं? कायांतरण कहते हैं। और कीटों में कायांतरण किस हार्मोन के द्वारा होता है? कीट हार्मोन के द्वारा होता है। मेंढक में जो थायराइड ग्रंथि के द्वारा स्रावित हार्मोन थायरोक्सिन होता है, उसके द्वारा ये जो कायांतरण की प्रक्रिया वो संभव होती है, इसका नियमन होता है। थायरोक्सिन हार्मोन के उत्पादन के लिए जल में आयोडीन की प्रचुर मात्रा पर्याप्त होनी चाहिए। और यदि जल जिसमें टेडपोल परिवर्तित हो रहा है आयोडीन नहीं है तो मेंढक टेडपोल लार्वा से वयस्क में परिवर्तित नहीं हो सकते हैं। इसी प्रकार यदि भोजन में आयोडीन की कमी है तो गाइटर नामक रोग जो है वो उत्पन्न हो जाता है। तो इस प्रकार जो है वो आज की इस वीडियो में हमने जो मेंढक के जीवन चक्र को पूर्ण करने में हार्मोन का जो योगदान है वो किस प्रकार होता है, और इसी के साथ साथ कुछ अन्य ग्रंथि हैं उसमें के द्वारा स्रावित कौन कौन से हार्मोन हैं, उनके कार्य क्या हैं, उनको हमने इस वीडियो के अंतर्गत पढ़ा। और हमारा अगला जो वीडियो होगा उस वीडियो में हम जननात्मक जो स्वास्थ्य हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे।